नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में 1,26,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,722 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 47,868 एक्टिव मरीज हैं। यूपी में अब तक 76,724 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,120 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,197 नए मामले सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,078 कोरोना के मरीज डिस्चार्ज किए गए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 51 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो यूपी में पिछले 24 घंटे में अभी तक किस किस शहर में कितने केसेस आए हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। लखनऊ में 629, कानपुर नगर में 269 केसेस, गौतम बुद्ध नगर में 71, गाजियाबाद में 58, बनारस में 148, प्रयागराज में 223, बरेली में 197, गोरखपुर में 255, झांसी में 35 और जौनपुर में 46 केसेस हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं शहरों के हालात, कहां कितने एक्टिव मरीज हैं और कितने रिकवर हुए हैं। लखनऊ की बात कर लें तो एक्टिव केसेस 6,337 हैं, ठीक हुए हैं 6,904 लोग। और इसके साथ ही आपको बता दें 149 लोगों की मौत हुई है। कानपुर नगर में 4,860 एक्टिव केसेस हैं, 3,455 अभी तक ठीक हो चुके हैं, 273 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में 932 एक्टिव केसेस, 5,041 लोग ठीक हुए हैं, 43 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही आपको गाजियाबाद के अपडेट दे दें, एक्टिव केसेस 989 है, ठीक हो चुके 4,855। और इसके साथ ही मौत 65 लोगों को हुई है। बनारस में 2,347 एक्टिव केसेस, 2,313 ठीक हुए, 104 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। गोरखपुर में 1,685 एक्टिव केसेस, 1,972 ठीक हुए, 71 लोगों की मौत हुई है। नीलेश चौहान अपडेट के साथ में लाइव हमारे साथ में इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, जो आंकड़े अब लगातार इंक्रीज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब डराने वाले हैं। अब लोगों को इससे डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जो लापरवाहियां जनता कर रही है, जन सहभागिता की जरूरत होती है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लापरवाही कर रहा है। डिटेल में हमने अपने दर्शकों को बताया है कि कौन से शहर में कितने आंकड़े और कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। इसे देखकर समझ जाना चाहिए कि अब हमें वाकई में डरने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट बात करें तो करीब 51 लोगों की मौत हुई है और हजारों में कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना के नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं सब राजधानी लखनऊ के सबसे बेस्ट चौराहे हजरतगंज पर खड़ा हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कोरोना का ये काल चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि लगातार हर दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बेवजह घूमने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन बावजूद इसके आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं कि हजरतगंज का चौराहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग बेवजह अपने घर से बाइक लेकर निकलते हैं, कार लेकर निकलते हैं। ऐसा लगता है कि जो शाम को वो घूमने वाला जो नजारा आज से 4 महीना पहले लखनऊ में हुआ करता था, उसको एक बार फिर से लोग लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। तो ऐसे में अगर हम राजधानी लखनऊ की तस्वीरों की बात करें तो आज भी 600 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। उसके अलावा 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब इसके अलावा अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें या तमाम उन आला अधिकारियों की बात करें जिनके कंधे पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि राजधानी लखनऊ में जो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो रही है, आखिर उनसे कैसे निपटा जाए। राजधानी लखनऊ के जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, जिला प्रशासन की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं, वो पूरी तरीके से जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनके दावे खोखले नजर आते हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पुलिस प्रशासन के अलावा कोई दूसरे विभाग के लोग सड़कों पर नजर नहीं आते हैं, जबकि जो बड़े बड़े दावे डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश करते हैं, हर दिन अपने बंद कमरे में बैठक करते हैं। बैठक में दावे किए जाते हैं कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन है या बफर जोन है, वहां पर हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं, फोन आते हैं, उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल मरीज ठीक है, फोन जाहिर पे- तौर पर नीलेश देखिए, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी इसमें कमी है और जन सहभागिता यानी कि जनता को जितनी जागरूकता दिखानी चाहिए उसमें भी भरपूर तरीके से कमी है। 4 महीने पहले जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, हमें लगने लगा है कि अब लॉकडाउन में जो थोड़ा सा हमें छूट दिया गया है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब शायद पुराने दिन वापस आ गए। लेकिन ये कितना खतरनाक है ये हमारे और हमारे परिवार के लिए शायद अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से सुर्खियों में उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जी हां, राम मंदिर पर मुनव्वर राणा के विवादित बोल से एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। अयोध्या विवाद में फैसला तो आया लेकिन न्याय नहीं मिला। बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद जिस इंसाफ की उम्मीद थी वो नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना अब मजबूरी है। मुनव्वर राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मजबूरी करार दिया। शायर मुनव्वर राणा ने प्रधानमंत्री के अयोध्या आने पर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी को भूमि पूजन में नहीं आना चाहिए था। मुनव्वर राणा ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, अयोध्या में दी गई जमीन पर राजा दशरथ के नाम से अस्पताल बनाया जाए। शिया और सुन्नी बोर्ड जैसी संस्थाओं को खत्म किया जाए। शिया और सुन्नी जैसी संस्थाएं मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करती हैं। चलिए मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ में खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनव्वर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने मजबूरी करार दिया है मानना, क्यों सर? हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, मैंने तफसील से कई इंटरव्यू में ये बात कह दी है, जी। तो इतनी जल्दी से ये बात मैं बता भी नहीं पाऊंगा। नहीं सर, अब आपने अपना बयान दिया है तो जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत तो आपको सर बताना पड़ेगा इसमें कि राम मंदिर के मामले को लेकर आपने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने मजबूरी करार दिया है, तो इन चीजों को लेकर कुछ तो सर आपको कहना पड़ेगा। वैसे कैसे होगा? जी जी सर। ओके। चलिए संपर्क तोड़ दिया है। वो मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं कि हमने एक इंटरव्यू में तफ्तील से ये सारी बातें कह दी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसी जो पब्लिक पर्सनालिटीज हैं जिनको दुनिया जानती है, देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं उनको और उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की श्रेणी में वो आते हैं और उसके बाद में ऐसे बयान देने के बाद में जब स्टेटमेंट, चलिए मुनव्वर साहब हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। सर, आपने कहा कि आप एक इंटरव्यू में ये बातें बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से आपसे समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है जो आपने इस तरीके के बयान दिए हैं। बयान अगर आपने दिए हैं सर, तो जाहिर तौर पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब भी दीजिए सर प्लीज। देखिए, हमने जो बात हमने कही वो हमने ये हमने कही कि जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जी मैं जब ये अव्वल तो मैं शुरू से ये कहता रहा कि आस्था के फैसले अदालत में नहीं होते जी, और जब अदालत में गए तो उसको इकरार कर लेना चाहिए। तो हमने कहा, हमने तो यही बात कही कि हमने तो इसको कबूल किया इस फैसले को, क्योंकि बहादुर लोग जब जो फैसला होता है उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात से भी है कि जो जस्टिस ऑफ इंडिया थे दूसरे ही दिन नहा धो के जाके राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं। इस बात को हम न कबूल कर सकते हैं न हम इसको माफ कर सकते हैं। नहीं सर, एक तरफ यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई बहन और मिसाल हम लगातार देते रहते हैं, एक तरफ हम ये बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने सरमाथे पर लिया है और दूसरी तरफ उसी पर हम सवाल खड़े कर देते हैं। आखिरकार ये दोहरे मापदंड हम क्यों दिखाते हैं सर? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं इसको कबूल करता हूँ। हाँ। लेकिन आप क्या बताइए कि क्या आप ये कबूल करती हैं कि जो जस्टिस ऑफ इंडिया वो अचानक वहाँ उस कुर्सी से उठ करके जाकर के राज्यसभा की कुर्सी पे बैठ जाता है? राज्यसभा में बैठने से और राम मंदिर के फैसले से क्या लेना देना है सर? राम मंदिर का फैसला अलग है, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट को ही ना माने? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर हम सवाल खड़ा कर दें? बीजेपी ने तो फैसला नहीं लिया था ना सर, और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने बाहें फैलाकर स्वागत किया इस स्वागत का, इस पूरे फैसले का। तो आखिरकार अब हम भूमि पूजन के बाद ये मजबूरी क्यों बता रहे हैं इसको? मैं स्वागत से इनकार कहाँ कर रहा हूँ। मैंने तो सबसे पहले ये कहा कि बहादुर कौमें अपनी हार मान लेती हैं और मैंने मान लिया।
लेकिन मुझे सिर्फ एतराज ये है कि ये कहा जाता है कि जो जज को चलिए एक हिंदू ठीक विधवा है की सर, तरह हमारे साथ जिंदगी जुड़ने के लिए गुजारना बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके के विवादित बयान हमेशा से मुनव्वर राणा साहब देते आए हैं, कुछ उससे इतर ये तस्वीर नहीं रही है। इतने समय के बाद भी अब एक बार फिर से द्वेष पैदा करने की कोशिश है। आगे बढ़ेंगे। हाथरस से खबर है, जहां लेखपाल ने सांसद को 50,000 रुपए की रिश्वत दी। आपको बता दें, मिठाई के डब्बे में रखकर ट्रांसफर रुकवाने के लिए रिश्वत दी गई है। सांसद ने जिलाधिकारी को लेटर पैड पर लिखित में शिकायत दी है। सांसद राजवीर दिलेर ने मामले में लेखपाल के खिलाफ में दर्ज कराई एफआईआर। जन सुनवाई में लेखपाल की शिकायत मिलने पर सांसद ने कराया था ट्रांसफर। सांसद राजवीर सिंह दिलेर की तहरीर पर लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोतवाली हसायन के आरोपित लेखपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो कोतवाली हसायन में आरोपित लेखपाल के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर है हाथरस से। आपको बता दें, लेखपाल ने सांसद को 50,000 रुपए की रिश्वत दी। 50,000 रुपए की रिश्वत लेके मेरे पास पहुंचा था मिठाई के डब्बे के नीचे कि मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। मैं क्या ये रिश्वत देके तुम मुझे सांसद को खरीदने आई हो क्या? मेरे ईमान को बिगाड़ने आई हो क्या? ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा। तो उसे कल ही गिरफ्तार करा था जैसे मेरे पास आया था। एक पहले भी प्रकरण में ये तुम्हारी सेकंडाओं में हो चुका है पहले, और मैंने वो पर्दाफाश भी किया था जब 1.5 करोड़ रुपया पत्तों के नाम पे इकट्ठा किया गया था। तब तुम्हें सबक नहीं मिला क्या? तुम्हारे लेखपाल को मैंने सादाबाद कराया था, एसडीएम को भी टाइट किया था कि ये सब चीज़ें जनता को लूटना बंद कर दीजिए आप लोग। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती को सिर्फ परशुराम कहना भारी पड़ा। भगवान परशुराम चेतना पीठ ने मोर्चा खोल दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने पीसी में भगवान परशुराम जी को केवल परशुराम कहा। भगवान परशुराम चेतना पीठ के ट्रस्टी ने मांग की, बसपा सुप्रीमो मायावती माफी मांगे। भगवान परशुराम हम सबके आराध्य हैं, न कि महापुरुष। बीएसपी सुप्रीमो को सिखाएं कि कैसे भगवान का नाम लिया जाता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती माफी मांगे, ये कहा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो को सिखाया जाए कि कैसे भगवान का नाम लिया जाता है। आदरणीय मायावती जी ने, बसपा की सुप्रीमो ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम परशुराम जी की लगाएंगे मूर्ति। मायावती जी, आप इतनी बड़ी नेता हैं, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रही। पहले तो अपने शब्दों में आप अपना तरीका बदल दीजिए। वो श्री भगवान परशुराम जी हैं, वो परशुराम नहीं हैं। वो हमारे आदर्श हैं। एक एक हमारे समाज का बच्चा उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, और आप सम्मान से नाम लेना भी नहीं जानती। मायावती जी, आप तो मूर्तियों की वो रही हैं। आपने तो नोएडा से लेके और लखनऊ तक बहुत सारी मूर्तियां अपनी भी लगा दी हैं। उस समय आपको हमारे भगवान क्यों याद नहीं आए? उस समय तो ब्राह्मणों ने आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया था। इतने रुपए आपने हजारों करोड़ खर्च कर दिया, आपने उस समय हमारे भगवान की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? नोएडा पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। आपको बता दें, सेक्टर 57 के चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह ने मानवता दिखाई। गश्त के दौरान रोड पर विक्षिप्त महिला की दरोगा ने मदद की। दरोगा ने महिला के लिए खानपान और कपड़ों का प्रबंध भी किया है। सेक्टर 57 में खोड़ा रोड पर विक्षिप्त पड़ी थी ये महिला। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गश्त के दौरान इस महिला की मदद की गई। दरोगा ने महिला के लिए खानपान का इंतजाम किया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सेक्टर 57 के चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह ने मानवता दिखाई। गश्त के दौरान रोड पर विक्षिप्त महिला की मदद की गई। चलो बैठ जाओ, हमारा तोड़ के दो। चलो बैठ जाओ। तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दरोगा ने महिला की मदद की। सेक्टर 57 के चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह ने मानवता दिखाई।
खबर कानपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा बहुओं का हंगामा। बेलहौर में सैनिटाइजर और मास्क वितरण को लेकर जोरदार हंगामा। फील्ड में काम कर रही आशा बहुओं को नहीं मिला मास्क और सैनिटाइजर। चिकित्सा अधीक्षक के सामने मांग रखने पर आशा बहुओं से गाली गलौज की गई। अभद्रता पर सीएचसी में आशा बहुओं ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर अस्पताल छोड़कर भागा चिकित्सा अधीक्षक। सरकार की तरफ से भेजे गए सैनिटाइजर और मास्क बेचे जाने का संदेह है। चिकित्सा अधीक्षक ने फोन पर आशा बहुओं के आरोप को निराधार करार दिया है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर बड़ा आरोप लगा। कोरोना का भय दिखाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगा। पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर परिवार से 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। पीड़ित व्यक्ति ने सीएम पोर्टल और डीएम ऑफिस में इस बात की शिकायत की है। अनूप शहर के नेता नगर गांव का ये पूरा मामला है। 11वीं खबर गाजियाबाद से, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने दुकान खोलने को लेकर विरोध जताया है। कॉलोनी में शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों को शांत करवाया। ठेका खोलने पर काफी असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं। कॉलोनी में महिलाओं का निकलना दूभर हो जाता है। शराब की दुकान अवैध तरीके से खोली जा रही है, जिससे सभी लोग यहाँ के स्थानीय निवासी परेशान हैं। आपको पता है, एक हफ्ते पहले ये दुकान खुली है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों ने आके महिलाओं के सामने खड़े होकर बात करना शुरू कर दिया है। आगे सोचिए इसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि देखो रेजिडेंस एरिया है, एक खराब गली में कोई टॉयलेट करेगा तो ऐसा थोड़ी है कोई पड़ा रहेगा यहाँ पे अपनी। खबर प्रयागराज से, जहां कोरोना पर एक्शन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने सांसदों और विधायकों के साथ में बैठक की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनता से डिप्टी सीएम ने सजग रहने की अपील की। प्रयागराज के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने बैठक की। से जुड़े हुए सभी जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी माननीय सांसद और विधायकगण छत्तीसगढ़ भी यहाँ उपस्थित रहे। कोविड एक विश्वव्यापी चुनौती है। देश और प्रदेश में और प्रयागराज में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए आज महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जांच और अधिक बढ़ाई जाए। क्वारंटीन सेंटर जो हमारे लेवल 1 के हॉस्पिटल हैं, वहाँ की सुविधाओं को ठीक किया जाए। जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं, उनकी जांच के लिए जो पीएचसी और सीएचसी या किसी हॉस्पिटल में लोगों को आना पड़ता है, तो आप मौके पे जाकर के ही जांच करें। मथुरा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ में बैठक की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की गई। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक में बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, इस बार श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के दर्शन लाइव होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मथुरा प्रशासन की है। कोरोना संक्रमण के कारण जन्म महोत्सव पर बंद रहेंगे मथुरा के सभी मंदिर। 12 अगस्त को मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी उत्सव पारंपरिक तौर पे धूमधाम से मनाया जाता रहा है और पूरे विश्व में, भारतवर्ष में नहीं पूरे। खबर बुलंदशहर से, जहां एसपी क्राइम शिवराम यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई दिनों से खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे एसपी क्राइम। अस्वस्थ महसूस होने पर कराई थी कोरोना की जांच। पॉजिटिव आने पर एसपी क्राइम ने खुद को क्वारंटाइन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि की है।
बदायूं में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हुई। बुजुर्ग की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। सांस शिकायत के बाद बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें 67 साल के बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां ट्रीटमेंट में उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। वहीं ट्रू नॉट मशीन से जांच में सैंपल फेल हो गया और टेस्ट इनवैलिड आया है, जबकि दोबारा जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन ये कंफर्म नहीं था। आखिर में तीसरे सैंपल को कोरोना टेस्ट के लिए लैब को भेजा जाना था, लेकिन तब तक बुजुर्ग की जान जा चुकी थी।